सेक्शन में अब हम क्या देखने वाले हैं कि कैटरेक्ट कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे हो सकता है और कैसे जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ब्लाइंडनेस के लिए, ना केवल इंडिया में बट पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी। तो कैटरेक्ट आप देख चुके हो कि कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट लेंस ओपेसिटी होती है। अब मैं इसको कैसे क्लासिफाई कर सकती हूँ। कैटरेक्ट को हमने क्लासिफाई करा, एक तरफ हो गया कंजेनाइटल या फिर हम इसे डेवलपमेंटल भी कह सकते हैं, कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, और दूसरा हो गया एक्वायर्ड वेराइटी ऑफ कैटरेक्ट। कौन सा ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हमें तो ये भी देखते चलना है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तो एक्वायर्ड कैटरेक्ट ज्यादा कॉमन होता है। अब इस एक्वायर्ड कैटरेक्ट में कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल मतलब जो एज रिलेटेड है, वो कैटरेक्ट सबसे ज्यादा कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन हो गया। ठीक है, अब इस सेनाइल कैटरेक्ट को मैं फिर से डिवाइड कर सकती हूँ दो पार्ट्स में। एक हो गया न्यूक्लियर कैटरेक्ट और दूसरा हो गया कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कौन सा ज्यादा कॉमन है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट। मतलब जब मैं सेनाइल कैटरेक्ट की बात कर रही हूँ तो जो लेंस ओपेसिटी है या तो वो न्यूक्लियर पार्ट में होगी या वो कॉर्टेक्स पार्ट में होगी। तो कौन सी ज्यादा कॉमन है, कॉर्टिकल वाली। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ में नहीं हो सकते, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। अब कॉर्टिकल वाला भी दो टाइप का होता है। एक हो गया क्यूनिफॉर्म वेराइटी और दूसरा होता है क्यूप्यूलिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म हो गया, क्यूप्यूलिफॉर्म हो गया। इसमें से ज्यादा कॉमन कौन सा होता है, क्यूनिफॉर्म। तो अब हमें पता चल गया कि पूरा का पूरा कैटरेक्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लाइंडनेस के लिए वो कौन सा है, वो है क्यूनिफॉर्म वेराइटी ऑफ द कॉर्टिकल टाइप, जो कि है सेनाइल टाइप फ्रॉम द एक्वायर्ड टाइप ऑफ कैटरेक्ट। तो ये क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट एक्चुअली वो कैटरेक्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लाइंडनेस के लिए, और ये ब्लाइंडनेस न केवल इंडिया में बट ऑल्सो वर्ल्ड में कितनी कितनी है ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबल है 70% के लिए, और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो 50%। ठीक है, अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट से। तो जब मैं बात करती हूँ बच्चों में जो कैटरेक्ट है कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, तो ये कैसे कैसे हो सकता है। तो ये कैटरेक्ट को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/3 और 1/3 में। जो पहला 1/3 है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं चल पाता 1/3 केसेस में कि ये कैटरेक्ट क्यों हुआ है। दूसरा 1/3, जो वो दूसरा 1/3 है वो जेनेटिक होता है, जो कि है ऑटोसोमल डोमिनेंट। मतलब दूसरे 1/3 में हमें पता चल पाता है कि ये जेनेटिक कॉज की वजह से हुआ है और जिसका इनहेरिटेंस पैटर्न डोमिनेंट है। मतलब 2/3 केसेस में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या कॉज है, खाली रिमेनिंग जो 1/3 रह गया उसमें हमें पता चल पाता है कि एग्जैक्टली कॉज क्या है इस कैटरेक्ट का। और उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ दो पार्ट में फिर से। एक तो हो गया मैटरनल, मदर की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है, और दूसरा हो गया फीटल, जहां बच्चे की वजह से कैटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, या तो मदर रिस्पॉन्सिबल है कैटरेक्ट के लिए या बच्चे में खुद ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो रहा है। तो पहले मैटरनल वाला चलते हैं। अब मदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला हो गया इन्फेक्शन, स्टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया ओबीजी से, मतलब एएनसी पीरियड में भी अगर मदर में कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। अब आप सबको पता होगा टॉर्च का मतलब क्या होता है, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O for others, R for rubella, C for cytomegalovirus and H for herpes, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये रुबेला। तो रुबेला सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट के लिए। इसीलिए अभी हमने क्या स्टार्ट कर दिया है कि हम एडोलेसेंट जो फीमेल्स होती हैं उनको भी रुबेला वैक्सीन दे देते हैं, ताकि बाय द टाइम वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रीच करें तो वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, अब उन्हें रुबेला इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चे में रुबेला सिंड्रोम भी नहीं मिलेगा। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर मदर में डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली दो, मतलब विटामिन्स की
विटामिन और मिनरल्स की, दो न्यूट्रिएंट्स हो गए विटामिन एंड मिनरल्स। कौन से विटामिन जो हमने एंटीऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में पढ़े, प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। कौन से मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स क्या थे, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं विद द एंजाइम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, एंटीऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के लिए। तो कई बार क्या होता है कि मदर को जब हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं तो उनको लगता है फालतू में दे दिया, क्यों दवाई खानी है, छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जरूरी होता है, क्योंकि आपने देखा कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए भी चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, सारी एंजाइम्स तो चाहिए। तो इन सब में तो विटामिन भी हैं, प्लस कोफैक्टर्स की तरह मिनरल्स भी हैं, तो विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तीसरी चीज की बात करते हैं, अगर मदर कोई ड्रग्स ले रही है तो वैसे तो सारी की सारी ड्रग्स ही हमें अवॉइड करनी चाहिए एएनसी पीरियड में। अभी क्या आया है कि इवन जो पैरासिटामोल टैबलेट है वो भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, तो वो भी मत दो। खाली स्पॉन्जिंग से हमें ट्राई करना चाहिए फीवर उतारना, लेकिन क्या वो हर वक्त पॉसिबल है, नहीं। अगर मदर को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो ऑब्वियसली मैं खाली स्पॉन्जिंग पे थोड़ी बेस करूंगी, कोई ना कोई ड्रग्स दूंगी। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गए, या फिर हो गया थैलिडोमाइड हो गया। तो ये ड्रग्स का सबसे ज्यादा असर होता है बच्चे पे, कैटरेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और नंबर 4 पे आ जाता है रेडिएशन। तो रेडिएशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर मदर रेडिएशन एक्सपोजर ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो बच्चे में कैटरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली अगर एक्सरेज है। एक्सरेज से सबसे ज्यादा कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो हो गए मैटरनल कॉजेस। अब बच्चे में क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट होगा, तो जो बच्चे में है उसको हमने बोल दिया फीटल कॉजेस। फीटल कॉजेस को हम फिर से ए बी सी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ए बी सी, जैसे पहले लेंस की एबीसी थी, अब बच्चे के कॉजेस के भी एबीसी है। ये हो गया ए फॉर द एनॉक्सिया, या फिर हो सकता है हाइपोक्सिया। फिर बी फॉर बर्थ ट्रॉमा हो गया, बर्थ ट्रॉमा। और सी फॉर हो जाता है कंजेनाइटल या फिर मेटाबॉलिक एनोमलीज, कंजेनाइटल या फिर मेटाबॉलिक एनोमलीज हो गई। अब ये समझना 3 चीजें हैं जो कि बच्चे में कैटरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला चीज है हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया है, एनॉक्सिया, कब हो सकती है, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जैसे हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। ये देखो पीडियाट्रिक इंटीग्रेशन हो गया, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ पीडियाट्रिक विद द ऑफ्थल्मोलॉजी। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हर जगह हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलेंगे। मैं हर जगह आपको याद दिलाऊंगी कि ये टॉपिक आपने और कहाँ पढ़ा है ना। जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तब भी आपको ऑक्यूलर पार्ट का याद आएगा कि ऑफ्थल्मोलॉजी में यहाँ क्या हो सकता है। इसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना। तो अगर बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होने वाला है, ज्यादा एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। और अगर ज्यादा एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ज्यादा जल्दी एजिंग आएगी और ज्यादा कैटरेक्ट होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करती हूँ, बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा मतलब जहां पर भी हमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना पड़ता है। पहले समझो कि बर्थ ट्रॉमा का मतलब क्या है, जहां पर भी आपको ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना पड़े, फॉर्सेप्स अप्लाई कर रहे हो, वेंटूज कर रहे हो, या फिर आप सक्शन लगा रहे हो, आप सिजेरियन कर रहे हो, वो सब बर्थ ट्रॉमा है। बर्थ ट्रॉमा क्यों करते हैं, फीटल डिस्ट्रेस की वजह से। अगर मैं पूछूं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करने का, सबसे कॉमन कॉज जिसकी वजह से हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं वो होता है फीटल डिस्ट्रेस। ये मदर की वजह से भी हो सकता है, ये बच्चे की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगेन अगर मैं यहाँ पर ओबीजी की बात करती हूँ तो बहुत सारी चीजें आप ओबीजी में पढ़ते हो, जैसे कि मदर में अगर इक्लैम्शिया है, मदर में प्री इक्लैम्शिया है, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, मिट्रल स्टेनोसिस है, बहुत सारी चीजें हैं, हार्ट डिजीजेस है। तो उन सब केसेस में बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होने लगता है तो हमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कट शॉर्ट करना पड़ता है ताकि फीटल डिस्ट्रेस कम हो, ताकि ऑक्सीजन की कमी कम हो, ताकि एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म कम हो और कैटरेक्ट ना हो। तो वो हो गया दूसरा आपका बर्थ ट्रॉमा।
तीसरा लेके चलते हैं कंजेनाइटल या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे। अब इसमें क्या है कि अगर कोई एंजाइमी डेफिशिएंट है बच्चे में, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं गैलेक्टोसीमिया, अगर बच्चे में गैलेक्टोसीमिया है, डेफिशिएंसी है ऑफ द एंजाइम जो कि मेटाबोलाइज करने के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज कम रहेगा तो क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, बच्चे में ज्यादा कैटरैक्ट होगा। या कोई और कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है, जैसे कि होता है लाउस सिंड्रोम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये सारी चीजें बहुत जगह पढ़ते हो। लाउस सिंड्रोम होता है ऑक्यूलो सेरिब्रो रीनल सिंड्रोम, जिसमें 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आई, ब्रेन एंड द किडनी। गैलेक्टोसीमिया हो गया, लाउस सिंड्रोम हो गया, उसके अलावा एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, इन सारे सिंड्रोम में भी कैटरैक्ट हो सकता है। तो अब जबकि हमने देख लिया कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इस कैटरैक्ट के, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द कंजेनाइटल कैटरैक्ट। इसके टाइप्स में उस तरह से लूंगी जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल कैटरैक्ट। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कौन सा होता है, उसका नाम है ब्लू डॉट कैटरैक्ट। इसका नाम है ब्लू डॉट कैटरैक्ट या फिर इसे कहते हैं पंक्टेट कैटरैक्ट। ऐसा क्यों है, इसका नाम ब्लू डॉट कैटरैक्ट या फिर पंक्टेट कैटरैक्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप लेंस को देखते हो तो इसमें ब्लू कलर की छोटी छोटी ओपेसिटीज आ जाती है और वो पंक्टेट होती है, मतलब बहुत दूर दूर होती है, इसीलिए इसको ब्लू डॉट कैटरैक्ट या फिर पंक्टेट कैटरैक्ट कहते हैं। अब क्योंकि इसमें छोटी छोटी ओपेसिटीज है और वो भी दूर दूर है, इसीलिए नॉट विजुअली सिग्निफिकेंट, इसीलिए ये विजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट विच इज सिग्निफिकेंट ऑल्सो, तो आंसर ब्लू डॉट कैटरैक्ट नहीं होगा, पंक्टेट कैटरैक्ट नहीं होगा। उस केस में दूसरा हो जाएगा मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल कैटरैक्ट विच इज विजुअली सिग्निफिकेंट, जो कि विजुअली सिग्निफिकेंट भी है, तो उसका आंसर है लैमिलर कैटरैक्ट या फिर ज़ोन्युलर कैटरैक्ट। लैमिलर कैटरैक्ट या फिर ज़ोन्युलर कैटरैक्ट ये दूसरा कैटरैक्ट है जो कि विजुअली सिग्निफिकेंट भी होता है। अब यहाँ समझना ये है कि लैमिलर क्या है, ज़ोन्युलर क्या है। लैमिलर का मतलब है लेयर, ज़ोन्युल का मतलब है जोन, मतलब जो लेंस होता है उसके प्रोटीन्स लेयर्स की, जो लेंस होता है उसके प्रोटीन्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट होती है। मतलब अगर मैं कहूँ ये लेंस है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं। जैसे कि अनियन होता है, एक के ऊपर एक लेयर होती है, कुछ उसी तरह से इसकी लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। और जब कैटरैक्ट किसी पर्टिकुलर एक ही लेयर में हो रहा है या पर्टिकुलर किसी एक ही जोन में हो रहा है, तब हम उसे लैमिलर कैटरैक्ट या ज़ोन्युलर कैटरैक्ट कहते हैं। तो ये जो कैटरैक्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर लेयर में हमने बना दिया कुछ इस तरह से, जो कि रिजेंबल करता है स्पोक्स ऑफ साइकिल व्हील। ये रिजेंबल करता है द स्पोक्स ऑफ साइकिल व्हील के स्पोक्स की तरह लगता है, इसीलिए इस कैटरैक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइडर्स कैटरैक्ट, या फिर इन ओपेसिटीज को हम राइडर्स भी कह सकते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई राइडर्स कैटरैक्ट। लैमिलर कैटरैक्ट, ज़ोन्युलर कैटरैक्ट या फिर राइडर्स कैटरैक्ट, तीनों एक ही कैटरैक्ट के नाम है जो कि विजुअली सिग्निफिकेंट भी होता है। मोस्ट कॉमन ऑल ओवर की बात करें तो ब्लू डॉट हो गया, मोस्ट कॉमन जो विजुअली सिग्निफिकेंट भी है अगर उसकी बात करते हैं तो लैमिलर कैटरैक्ट या ज़ोन्युलर कैटरैक्ट हो गया, जिसको हम राइडर्स कैटरैक्ट भी कहते हैं। अगर मैं इसकी इटियोलॉजी की बात करती हूँ अब, तो इटियोलॉजी या तो जेनेटिक हो गई, जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है, जिसमें हो गया हाइपोकैल्सीमिया या फिर हो गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो देखो अब डी भी आ गया, अभी तक ए बी सी ई हमने पढ़े थे, डी भी आ गया। और उसके अलावा तीसरी चीज होती है मैटरनल रूबेला।
मैटरनल रूबेला स्पेशली वो कब हो जाता है, जब अर्ली पीरियड में होता है, 7 to 8 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन। अब ऐसा क्यों है, 7 to 8 वीक, जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगेन ये ओबीजी है ना। ओबीजी में आप क्या पढ़ते हो, जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, तो अगर इन्फेक्शन पहले हो गया तो ज्यादा ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा और उतना ज्यादा कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मैटरनल रूबेला हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरा होता है टोटल कंजेनाइटल कैटरेक्ट। अभी तक हमने पढ़ा या तो ब्लू डॉट कैटरेक्ट था या फिर लैमेलर कैटरेक्ट था। अब पहली बार हम टोटल कैटरेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो टोटल कैटरेक्ट है मतलब होल ऑफ द लेंस इज ओपेसिफाइड। ये किसकी वजह से हो रहा है, अगेन ये होता है मैटरनल रूबेला की वजह से। ये मैटरनल रूबेला की वजह से होता है, जिसको बोल देते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब ये कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं। तो यहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड रहते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आई, फिर है ईयर और हार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है वो है ऑल एक्सेप्ट हार्ट, मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड है, आई, ईयर, हार्ट एंड लंग, आई, ईयर, हार्ट एंड ब्रेन, आई, ईयर, हार्ट एंड किडनी, ऐसे। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, आई में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो मोस्ट कॉमन जो हम लेते हैं वो है, मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट कौन सा हो सकता है, वो है न्यूक्लियर पर्ली कैटरेक्ट। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कैटरेक्ट जो हमें रूबेला में मिलता है वो है न्यूक्लियर पर्ली कैटरेक्ट। दूसरा हमें मिल सकता है सॉल्ट एंड पेपर रेटिनाइटिस। दूसरी डीडी जो मिल सकती है, ये डीडी ऑफ सॉल्ट एंड पेपर रेटिनाइटिस में भी आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और तीसरा चीज ये आता है डीडी ऑफ माइक्रो ऑफ्थेल्मोस, स्मॉल आई बॉल की डीडी में भी ये आ रहा है। तो ये हमसे मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट पूछ सकते हैं, डीडी ऑफ सॉल्ट एंड पेपर रेटिनाइटिस भी पूछ सकते हैं, माइक्रो ऑफ्थेल्मोस पूछ सकते हैं। और क्योंकि इसमें तीन चीजें मिल रही हैं तो चौथा ऑल एक्सेप्ट एमसीक्यू भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द ऑक्यूलर सिंड्रोम्स एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरी चीज ईयर की बात करते हैं। ईयर में हमें मिलता है सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पूछ सकते हैं। और फिर आ गया आपका हार्ट। अब हार्ट में क्या मिल रहा है, हार्ट में पहला अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो वो होता है पीडीए, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा और क्या मिलता है, वीएसडी मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, पल्मोनिक स्टेनोसिस भी मिल सकता है। तो चौथा चीज ऑल एक्सेप्ट पूछ सकते हैं। क्या नहीं मिलता, जो नहीं मिलता है वो है एएसडी। तो मोस्ट कॉमन भी पूछ सकते हैं, क्या नहीं मिलता वो भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम पर बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। और एक चीज और जो ये पूछ सकते हैं वो इसके ट्राइड के बारे में पूछ सकते हैं। ट्राइड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में कैटरेक्ट आता है, सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस आता है और तीसरा पीडीए आता है। तो इसे मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, कैटरेक्ट हो गया, सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया और पीडीए। तो ये थे तीन टाइप के आपके कंजेनाइटल कैटरेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड कैटरेक्ट की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक्वायर्ड कैटरेक्ट की, तो एक्वायर्ड कैटरेक्ट में हमें पता है कि मोस्ट कॉमन होता है सेनाइल कैटरेक्ट। अब सेनाइल कैटरेक्ट में आपको डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हम देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसी कैटरेक्ट को आप मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए पहले हम डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज बनाएंगे। ये हमने लेंस बना दिया, ठीक है, ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेंस हो गया और ये हो गया पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेंस, इस तरह से। फिर इसके दो पार्ट बना दिए, ये न्यूक्लियस हो गया और ये कॉर्टेक्स हो गया और बाहर हमने कैप्सूल बनाया। तो कौन से हिस्से में ओपेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि ये कौन सी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। जैसे अगर ये कैटरेक्ट, ठीक है, सिर्फ कैप्सूल में है
ये एंटीरियर कैप्सूल भी हो सकता है और पोस्टीरियर कैप्सूल भी हो सकता है, तब मैं उसे बोल दूंगी कि ये हो गया सबसे पहला कैप्सूलर कैटरैक्ट। कैप्सूलर कैटरैक्ट मतलब ओपेसिटी कहाँ मिल रही है, कैप्सूल में मिल रही है। ये एंटीरियर कैप्सूल में भी मिल सकती है और पोस्टीरियर कैप्सूल में भी मिल सकती है, तो ये पहला कैटरैक्ट हो गया कैप्सूलर। जबकि अगर ये ओपेसिटी कैप्सूल में ना मिलके उसके नीचे मिलती है, मतलब सब कैप्सूलर एरिया में या सुपरफिशियल कॉर्टेक्स में भी कह सकते हो, तब हम उसे कह देते हैं सब कैप्सूलर कैटरैक्ट। तो ये हो गया नंबर 2 सब कैप्सूलर कैटरैक्ट। और ये सब कैप्सूलर कैटरैक्ट अगेन 2 टाइप का हो गया, एक एंटीरियर सब कैप्सूलर और एक हो गया पोस्टीरियर सब कैप्सूलर, मतलब ASC और एक हो गया PSC, एंटीरियर सब कैप्सूलर, पोस्टीरियर सब कैप्सूलर। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, ये जो पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस इस वाली मॉर्फोलॉजी पर आते हैं क्योंकि इसे कहते हैं विजुअली मोस्ट हैंडीकैपिंग टाइप का जो कैटरैक्ट होता है वो ये पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरैक्ट होता है, जो कि आपको एक प्लाक लाइक एरिया मिलता है। ये प्लाक लाइक एरिया जब पोस्टीरियर कॉर्टेक्स के सेंटर में है तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, सबसे ज्यादा विजुअल एक्विटी अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप विजुअल एक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। जो विजुअल एक्विटी का मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन था वो कहाँ बन रहा था? सेंटर ऑफ द लेंस पे, नोडल पॉइंट पे। अभी ओपेसिफिकेशन कहाँ है? उसी नोडल पॉइंट पे, विच इज कवरिंग द नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट मतलब द सेंटर ऑफ द लेंस। तो क्योंकि ये नोडल पॉइंट को कवर कर रहा है, सेंटर ऑफ द लेंस को कवर कर रहा है, मैक्सिमम ओपेसिफिकेशन है वहां पर, इसीलिए विजुअली सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके अंदर चलते हैं कॉर्टिकल एरिया में। कॉर्टिकल एरिया में अगर कैटरैक्ट है, ठीक है, तो ये एंटीरियर कॉर्टिकल भी हो सकता है, पोस्टीरियर कॉर्टिकल हो सकता है, या फिर पेरिफेरी में भी हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो इसको मैंने बोल दिया एंटीरियर कॉर्टिकल, इसे बोल दिया पोस्टीरियर, और ये हो गया कोरोनरी। तो इसको मैंने नेम दे दिया नंबर 3। ये 3 1 और ये 2 और ये 3, मतलब इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। एक हो गया एंटीरियर, एक हो गया पोस्टीरियर और एक हो गया कोरोनरी हो गया, ठीक है ना। एंटीरियर कॉर्टिकल, पोस्टीरियर कॉर्टिकल और कोरोनरी, जिसको इसको बोल दिया मैंने A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C। कोरोनरी मतलब पेरिफेरल, अगर ये पेरिफेरी ऑफ द लेंस में है तो हम इसे कोरोनरी कहते हैं, कॉर्टिकल हो गया। उसके बाद एक होता है सुप्रान्यूक्लियर। सुप्रान्यूक्लियर जो कि लैमेलर टाइप का हो गया, एक पर्टिकुलर लेयर में मिल गया। ये हमने न्यूक्लियस के ऊपर वाली लेयर में बना दिया, ठीक है। इसको मैं और डार्क कर देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये ब्राउन बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सुप्रान्यूक्लियर या लैमेलर कैटरैक्ट। दिस इज नंबर 4, ये है सुप्रान्यूक्लियर, ठीक है। और उसके अंदर अगर न्यूक्लियर एरिया में कैटरैक्ट है, न्यूक्लियर एरिया में ही कैटरैक्ट है, ये हो गया, तो हम उसे कह देते हैं न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो वो हो गया आपका नंबर 5। नंबर 5 हो गया न्यूक्लियर कैटरैक्ट। तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट भी हो सकता है, कॉर्टिकल भी हो सकता है, कैप्सूलर भी हो सकता है, सब कैप्सूलर भी हो सकता है, सुप्रान्यूक्लियर भी हो सकता है, और आप बच गए पोल्स, ठीक है। तो पोल वाले एरिया में अब बनाकर देखते हैं कि कैटरैक्ट कैसे बनेगा। तो अगर ये कैटरैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली पोल्स पे है तो कुछ इस तरह से, या तो एंटीरियर पोल पे होगा कुछ इस तरह से, या ये पोस्टीरियर पोल पे होगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं? पोलर कैटरैक्ट। पोलर कैटरैक्ट, पोलर कैटरैक्ट, ये हो गया नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी नंबर 6 पोलर कैटरैक्ट। पोलर मतलब इसको पिरामिडल भी कह सकते हैं। पोलर कैटरैक्ट है या पिरामिडल कैटरैक्ट है, जिसमें एंटीरियर पोलर भी हो सकता है, पोस्टीरियर पोलर भी हो सकता है। अगर ये कैटरैक्ट जस्ट पोल्स पे है, जिसमें कैप्सूलर और थोड़ा सा सुपरफिशियल जो कॉर्टेक्स है वो पार्ट आ रहा है, तो हम इसे पोलर कैटरैक्ट कहते हैं। अब एंटीरियर पोलर भी होता है, पोस्टीरियर पोलर भी होता है। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पोस्टीरियर पोलर, क्योंकि पोस्टीरियर पोलर में हमें मिलता है अनियन रिंग अपीयरेंस।
ये हो गई अनियन रिंग अपीयरेंस। तो टिपिकल क्वेश्चन आता है कि अनियन रिंग अपीयरेंस इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। तो ये थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम कैटरेक्ट को मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम उसे एटियोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू एज, कंजुनाइटल है, डेवलपमेंटल है, या फिर एक्वायर्ड कैटरेक्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम बेसिकली फोकस करेंगे सेनाइल टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरेक्ट। Thank you.